तो गाइज़ हम अब यहाँ से जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी पार्ट 1, इससे आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसको मैं दूसरी वीडियो में अपलोड कर रही हूँ पार्ट 2 बना के, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी चली गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं क्या दे रखा हमें। ए हमें दे रखा है इंटरवल 2,5, ठीक है, इंटरवल 2,5, ठीक है, क्लोज इंटरवल 2,5, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, ठीक, एंड द इमेज ऑफ ए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड, अगर देखो हमें कोई इंटरवल दे रखा है ए कॉमा बी, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है मैक्स ए और बी में से जो मैक्सिमम होगा। तो देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम ए और इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 5, ठीक है। ध्यान देना, इसको इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप मैग्नीट्यूड को 5 - 2 करके मत लिख देना 3, हालांकि इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन कई बार हम ये मिस्टेक भी करते हैं कि हम मैग्नीट्यूड की जगह लेंथ ऑफ इंटरवल को समझते हैं, ठीक है। 5 - 2 इज लेंथ ऑफ इंटरवल, नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरवल इज मैक्सिमम, इन दोनों में से जो भी है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली अपर, जो अपर बाउंड है हमारे पास वो होगी, तो यानी कि ऑप्शन 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब रही हमारे पास इमेज की बात, ठीक है। तो इमेज कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। देखो इमेज को आप मिरर इमेज से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या हमारे पास क्लोज इंटरवल 2,5 ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। देखो अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें इस इंटरवल की, ठीक है, तो अगर इसको मिरर की तरह लें तो मिरर में सबसे पहला क्या आता है, जो मिरर के सबसे नज़दीक होते हैं, क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। अब इसको इंटरवल में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, -5, -2, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो -5, -2, तो मैग्नीट्यूड हो गया 5 और इमेज हो गई -5, -2। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना था, ए हमारे पास गिवन है A1, A2, ठीक है, और बी हमारे पास क्या गिवन है, B1, B2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, इनका प्रोडक्ट निकालना है, A.B निकालना है हमारे पास, ठीक है। तो A.B क्या होता है, देखो मिनिमम, ठीक है, A1 का इन दोनों के साथ प्रोडक्ट, यानी कि A1, B1, A1, B2, ठीक है। फिर A2 का इन दोनों के साथ प्रोडक्ट, यानी कि A2, B1, A2, B2, ठीक है, क्लोज कॉमा, ठीक है, मैक्स, ठीक है। सिमिलरली ए इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो A1, B1, A2, B2, कॉमा इन दोनों का इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो यानी कि A2, B1 और A2, B2, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास फार्मूला होता है, लेकिन ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन में कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए में तो खैर पहले ये दो दे रखे, इन दोनों ये दोनों गायब कर रखे हैं, तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी में देखें तो इन्होंने जो इसका जो लोअर बाउंड दे रखी है वो भी मैक्सिमम दे रखी, वो मैक्स दे रखी है, और जो अपर बाउंड है उसको मिनिमम दे रखा है, तो ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर डी में देखें तो इसमें जो है लोअर बॉन्ड भी मैक्स दे रखी है और अपर बॉन्ड भी क्या दे रखी है, मैक्स दे रखी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ चारों के चारों ऑप्शन रॉन्ग थे, यानी कि मिसप्रिंट हो गया था पेपर, ठीक है। तो ठीक, कॉमन मार्क्स इसके लिए रखे जाने चाहिए, ठीक है। अब कोई तर्क दे रखा था कि हाँ इसमें एक में मैक्सिमम है एक में मिनिमम है, तो किसी ने इस पर सही आंसर लगा दिया हो, ठीक है। कोई किसी ने सोचा कि नहीं जो अपर बॉन्ड होती है हमें तो मैक्सिमम होती है, तो इसमें कोई भी तर्क काम नहीं आएगा, सारे ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 18 जो है, विच ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट अ फजी नंबर, ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ देखो एक फजी सेट को फजी नंबर होने के लिए 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, डी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज, ठीक है, हमारे पास क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिए गए हैं, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दो फजी रिलेशन दिए हैं, R1 और R2, ठीक है। देन द मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन, तो मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर मैक्स मिन पूछता तो ये वाला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, द बेसिक आइडिया ऑफ फजी रिलेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फजी इक्विवेलेंस कंपेटिबिलिटी, द फजी ऑर्डरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। फॉर अ फजी रिलेशन आर ऑन एक्स क्रॉस एक्स द फजी रिलेशन इन इज द टी ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर इफ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास। इफ आर बी ए फजी रिलेशन डिफाइंड एज दिस इज दिस देन द रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो रेंज कैसे निकालते हैं और डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ रेंज और डोमेन किसी फजी रिलेशन का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमें क्या पूछा था, यहाँ पे रेंज पूछा था। तो आपको क्या करना है, देखो कॉलम वाइज मैक्सिमम देखना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम मेंबरशिप डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 1.0। ठीक है, सेकंड कॉलम में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 0.5। ठीक है, और थर्ड कॉलम में हम देखें मैक्सिमम मेंबरशिप डिग्री क्या है 1 है। तो ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, अगर हमें डोमेन पूछा जाता है तो देखो अब हम रो वाइज करेंगे। ठीक है, तो रो वाइज आप देखो रो वाइज। ठीक है, तो इसमें रो वाइज क्या है हमारे पास, पहली रो में क्या है 1 है, 1.0 हमारी मैक्सिमम मेंबरशिप डिग्री है। सेकंड रो में क्या है 0.3, तो ये जगह 0.3। और फोर्थ में क्या है, सॉरी थर्ड में क्या है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, रेंज पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 इज कंसिडर 8 वैल्यू लॉजिक विद n इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास T8 पूछा था हमारे पास, तो उसका आंसर आना था ऑप्शन नंबर सी 6/7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है हमें, ए एंड बी भी टू फजी सेट देन देयर बाउंडेड डिफरेंस। ठीक है, तो हमें बाउंडेड डिफरेंस निकालना था। तो बाउंडेड डिफरेंस कैसा आता है, ये जाता है मैक्सिमम, ठीक है, 0, म्यू ए एक्स माइनस म्यू बी एक्स। ठीक है, और अगर हमारे पास बाउंडेड सम हमें पूछता तो ये किस तरीके से आता है, ये आता है, देखो अगर हमें बाउंडेड सम पूछा जाता तो बाउंडेड सम कैसे निकाला जाता है, ए बाउंडेड सम बी इज इक्वल टू आता है हमारे पास मिनिमम 1, म्यू एक्स प्लस म्यू बी एक्स। ठीक है, तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि बाउंडेड डिफरेंस में मिनिमम आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, बाउंडेड डिफरेंस में हमेशा मैक्सिमम आता है, और बाउंडेड सम में यहाँ पे क्या आता है, मिनिमम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इफ़ आर बी ए रिलेशन मैट्रिक्स डिफाइंड बाय। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमें बताना था रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो देखो हमारे पास, देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारे जो इस तरीके से म्यू एक्स आई कोमा एक्स आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो म्यू आर x1 कोमा x1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन ऑफ x2 कोमा x2 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, एक्स आई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम इसके लिए देखो x1 और x1 1 है, x2 और x2 क्या है 5 है, 0.5 है, x3 और x3 1 है। तो देखो यहाँ पे जो x2 और x2 है इसकी जगह हमें क्या दे रखा है, 0.5 दे रखा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, तो इररिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक है, अब देखो इसका मैं शॉर्ट तरीका बताती हूँ। रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना, तो इसके डायगोनल एलिमेंट देखो, अगर डायगोनल एलिमेंट सारे 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अगर नहीं, एक भी उनमें से कुछ अलग है, 1 के अलावा कुछ डिफरेंट है, तो क्या हो जाता है, इररिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो था नहीं हमारा, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। ठीक है, इससे हमें आइडिया लगे कि इररिफ्लेक्सिव है। अब पहले सिमेट्रिक की कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी हम चेक करें, तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे पास, सिमेट्रिक के लिए, तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि म्यू आर बार एक्स आई कॉमा एक्स जे इज इक्वल टू होना चाहिए म्यू आर एक्स जे कॉमा एक्स आई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे मतलब क्या है, अगर हमारे पास म्यू एक्स बार सॉरी ठीक है म्यू आर बार, या हमारे पास x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू आर बार x2 कॉमा x1। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट तरीका दिखाती हूँ आपको कि अगर देखो हमारे पास
रो और कॉलम सेम है, अगर हमारे पास इस तरीके से होता, अगर हमारी रो और कॉलम सेम होती तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी इस रिलेशनशिप भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका मैं बताती हूँ। अगर इसके रो और कॉलम हमारे सेम हो, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अगर नहीं आई, इसका ट्रांसपोज करके वही नहीं आए, यही मैट्रिक्स नहीं आए, तो क्या होता है, वो सिमेट्रिक नहीं होता है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। इसका आंसर मुझे पता नहीं है, किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। A subset of E and B subset of N, then which of the following is true। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। द रिलेटिव कार्डिनलिटी ऑफ गिवन। ठीक है, ये हमारे पास ax इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं था, इसको कैलकुलेट करके कुछ डिफरेंट आंसर डाला था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, मैंने कई क्वेश्चन जो है डीपली डिस्कस नहीं किए हैं। इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। और अगर आपको वीडियो ने हेल्प किया होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।